हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं कंडक्टिविटी को और रेजिस्टेंस को। आज हम इन तीन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी 3.4.1 वाला पार्ट है आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। 3.4.1 का ये लास्ट पार्ट। और ये दूसरा जो है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 3.4.2 का पार्ट है। तो ये 3.4 की सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर अपन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, ये हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। और तीसरी पॉइंट डी बाय हक्केल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखेंगे। क्लियर? अब इन तीन पॉइंट को मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं इनको करने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखिए, सपोज मैंने मान लेते हैं, एज्यूमिंग कर लेते हैं कि मैं 3 बीकर ले रहा हूं, 3 बीकर। क्लियर? और इन 3 बीकर में मैंने वाटर लिया है, ये ए है, बी है और सी है। इसमें मैंने सपोज 100 ml वाटर लिया है, 100 ml। ऐसा पर एज्यूमिंग कर रहे हैं कि इन सब में हमने 100 ml वाटर लिया है। अब इसमें मैं तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व कर रहा हूं। टेम्परेचर सेम है, जो लैब का टेम्परेचर है, ठीक है ना, लैब के टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर भी सेम है और सॉल्वेंट भी सेम। मतलब दो बातें, एक तो सेम टेम्परेचर है और दूसरा सेम सॉल्वेंट है। अब इसमें जो मैं डाल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट, उसकी सेम क्वांटिटी डाल रहा हूं। सपोज मैं इनमें 10 ml अलग अलग इलेक्ट्रोड डाल रहा हूं। 10 ml सपोज मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया, और 10 ml मैंने सपोज इसमें HCl डाल दिया, और सेम 10 ml मैंने इसमें HNO3 डाल दिया। आप मुझे बताइए, क्या इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी सेम होगी या नहीं होगी? क्लियर? द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर विल बी सेम और नॉट। क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए, क्या होगा? डिफर होगी, अलग अलग होगी। क्लियर? अलग अलग होगी। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सेम सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर कैसी इज डिफर। क्यों? इसका कारण क्या है? ड्यू टू, कारण देखना होगा, इसका कारण ड्यू टू, कॉजेज या रीजन लिख देते हैं अपन, ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू। एक तो साइज ऑफ आयंस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस टॉपिक को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट बताई कि क्या बताया मैंने कि द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सेम सॉल्वेंट एंड सेम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर इज डिफर। क्यों? ड्यू टू साइज ऑफ आयंस। नंबर सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन का मीनिंग यहां पर क्या?
मतलब आपने जो सॉल्वेंट लिया है उसमें डिसोसिएट, कौन कितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तीसरी बात क्या हो सकती है, थर्ड पॉइंट सोचो आप क्या हो सकता है कि अलग अलग आ रहा है, इनका कंडक्टिविटी अलग अलग बताई जा रही है, क्या हो सकती है। थोड़ी देर आप सोचिए, ये तो मैं बता रहा हूं, माइंड पे जोर लगाइए, क्या हो सकता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं। क्या होता है कि जो मेटल होती है उसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। अब आप बताइए क्या हो सकता है, क्या होगा कि मोवेबिलिटी ऑफ आयंस। इन तीन के कारण भले आपने सेम टेम्परेचर रखा हो, सेम सॉल्वेंट रखा हो, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। क्लियर। अब इस कंसेप्ट को देखने के बाद आप सोच लो कि आप खुद जूनियर साइंटिस्ट हैं, जब आप कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, जब आप रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तब आपके माइंड में आया कि जो कंडक्टिविटी है वो तो हमने मेजरमेंट कर ली, हर एक जो 1 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, किंतु क्या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, और पहली बात तो मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। तो जो कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हो उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब ये कि हम यूं कह सकते हैं कि इसको देखने के बाद यह एक जरूरी हो गया कि हम एक फिजिकल मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी फुल यानी क्वांटिटी बेस पर हम एक और डेफिनेशन को ले आए कंडक्टिविटी के लिए, तो वो है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। जब इन तीन चीजों को देखकर, मतलब मैं इसको अगर बोलना चाहूं अपनी थ्योरेटिकल रूप में कि इट देयरफॉर नेसेसरी वन एनदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर डिफाइन द कंडक्टिविटी, दैट इज मींस मोलर कंडक्टिविटी। उस मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को अपन V को उल्टा करके बता देते हैं, ऐसा करके। ये V नहीं होता है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको अपन लेमडा कहते हैं, लेमडा एम कह के अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। तो मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी को। चलो यही लिख देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करके कि क्या होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर conductivity of solution is the conductivity, molar conductivity of solution is the conductivity 1 mole इलेक्ट्रोलाइट क्या आ जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in the solution is called molar conductivity। क्या बताएंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। सिंपली मेरे ख्याल से कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है तो उसके द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी उसको मोलर कंडक्टिविटी कही जाएगी। दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑब्टेन ऑन डिसॉल्विंग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये थोड़ा लिख देता हूं, है ना।
तो that is 1 gram of weight of electrolyte dissolved in V centimeter cube वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि दैट इज द कंडक्टिविटी ऑब्टेन ऑन डिसॉल्विंग, या दैट इज 1 ग्राम वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब इसको इट इज रिलेटेड, मैं यहां लिख दूं, यहां से रब कर रहा हूं। क्या है कि इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन के रूप में मैं लिख देता हूं लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के वी और वी कर देता हूं। अब यहां पर मैंने ये मोलर कंडक्टिविटी को बताते हैं, फिर इसको यूं कर देता हूं लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के वी और इनटू 1000 यानी कि मिली लीटर में करना चाहता हूं, और सी ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं के वी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है ना, 1000 अपॉन मोलरिटी। यहां पर के क्या है, यहां पर इस फार्मूले के मोलर कंडक्टिविटी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इक्वेशन के फॉर्म में अपन लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्म में मैंने ये ऐसा लिख दिया है, क्यों लिखा, मोलर कंडक्ट, पहली बात तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से अपन शो करते हैं। ठीक है ना, कप्पा को यहां पर लिखा हुआ है मैंने कप्पा के, ये किसको शो करता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे शो करते हैं, कैपिटल जी से। तो कप्पा के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, ये बता चुका मैं। अब V क्या है, V मतलब यहां जो मैंने लिखा है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने 1 ग्राम मैंने क्या करा है कि वॉल्यूम लीटर में बताया है V में। अब इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने मिलीलीटर में कैसे 1000 कर दिया। और C क्या है, C मोलर कंसंट्रेशन है, C मोलर कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से मोलर कंसंट्रेशन को अगर अपन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब कि कितने मोल्स को पर लीटर में डिसॉल्व कर दिया गया है, उसको मोलरिटी के रूप में लिख दिया मैंने। अब यहां पर लिख देते हैं वेयर के वी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको अपन कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी क्या है, सी मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि सी मोलर कंसंट्रेशन है। अब इसकी यूनिट अपन को निकालनी है, तो भाई की यूनिट क्या है, किसकी यूनिट अपन को निकालनी है। तो किसकी निकालने की बात की जा रही है, मोलर कंडक्टेंस की। तो भैया यहां पर जो के की क्या होगी, के की यूनिट क्या होती है, ये इस के हिसाब से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ओम पर लीटर पर ओम, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन ने ये वहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का निकाल चुके।
और सी क्या है, सी मोलरिटी, तो यानी कि मोल पर मोल, तो यह इसकी यूनिट कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी की। इस तरीके से हम इसकी यूनिटी निकालेंगे। अब जो मोलर कंडक्टेंस के बारे में जो डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस की, तो हमें क्या बताना पड़ता है, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या बताना पड़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड और दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए, और उनके बीच की डिस्टेंस यूनिट लेंथ होनी चाहिए। तो आप इस इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं आगे इसको ये एक्सप्लेन करने जाऊँ। तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी को मैंने फिर से लिख दिया है, और जो मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन ए स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी को हमें बताना होता है, कंडक्टिविटी को बताना होता है मोलर कंडक्टिविटी को, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के सेंस में। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन में दे चुका आपको, एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V of solution containing 1 mole of electrolyte। अरे भाई जैसा मैंने लिखा जरूरी थोड़ी है वैसे लिखो, आप तो अपनी लैंग्वेज में वो लिख देना कि मोलर कंडक्टिविटी इज दैट कंडक्टिविटी व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन V वॉल्यूम। सिंपल, अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब जो मेन चीज ध्यान देने वाली है वो यहां देखिए। क्यों ध्यान देने वाली है? क्योंकि आगे मैं आपको लिमिटिंग कंडक्टिविटी को बताने जा रहा हूं। केप्ट बिटवीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां तक फिर पूरा देखिएगा, सुनिए। ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहां रखा गया है? केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विथ एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। अब इसके लिए अपन यहां पर डेरिवेशन देखें तो लेमडा एम इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? अभी अपन ने क्या करा था? के केपा, ठीक है ना, और बिगाना इनटू क्या क्या, इसको हटा दे, केवल मैं कप्पा रख रहा हूं, और किस पे है? एरिया क्रॉस सेक्शन ए और ये एल के बीच में। क्लियर? और इसको ये क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इजिकल्स टू एक, इन सबको मिलाकर अपन एक और के ले आ रहे हैं। अब क्या आ जाएगा कि लेमडा एम इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? पर पहले अपन एक बात रुको, अभी इसको नहीं लिख रहा, पहले इतना देखो आप, ये लेमडा एम कब, पहले लिख दूंगे ना, व्हेन एल इजिकल्स टू क्या है? यूनिट लेंथ यानी 1 मान लो, ठीक है ना, और V अपन ए इजिकल्स टू, ये ए इजिकल्स टू वॉल्यूम V के मान लो। भाई आप कहोगे कि सर ए क्या होता है? ए क्या होता है? स्क्वायर होता है। कहेंगे सर स्क्वायर मतलब जैसे अगर हम मेजरमेंट कर रहे हो तो लेंथ इनटू लेंथ। भाई आप तो लेंथ मत छोड़ो, मैंने कहा कि भाई किसी का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ब्रेथ इनटू लेंथ या लेंथ, ठीक है ना। अब इसको भी मीटर में मापेंगे, आप लेंथ में मापेंगे, इसको भी लेंथ में मापेंगे। और हाइट, तो हाइट को किसमें मापेंगे? एल में, मतलब ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मीटर 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 है। तो इसमें से एक को तो आप 1 मान रहे हो, तो बाकी दो को क्या मानोगे? तो बाकी को एम इंटू एम मान लो, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। बात इतनी है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक को तो हम यूनिट मान रहे हैं, एल मान रहे हैं, एल इक्वल टू यूनिट यानी 1, तो क्या बचा? ए ही बचा। तो वो इसके ए इक्वल टू बी के हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लेमडा एम इक्वल टू के इसके लिए, और बाकी जो है आपका ये डी, या आप छोड़ो, उसको छोड़ो, आप तो इसको देखो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? के वी,
ये इस तरीके से अपन को दिखाई देगा। अब जो यहाँ पर V क्या है आपका, ये वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। V यहाँ पर क्या है, V इक्वल्स टू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सम फैक्ट्स इसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी हुई, आप यहां से इसको बताएंगे, पर कुछ बातें हैं उसको और सुनते जाइए क्योंकि एनसीईआरटी से हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे, तो इससे आगे के फैक्ट को सुनते जाइए क्या क्या बोलने जा रहा हूं मैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले मैं इसको इतने को रफ कर रहा हूं, इस साइड से रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फैक्ट अपन देखेंगे। नंबर फर्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स and strong electrolytes have different, अलग अलग होती है इन दोनों की, ठीक। सेकंड क्या है, ठीक है ना, सेकंड यह है कि पहले मैं बोल देता हूं फिर लिख देता हूं। डाइल्यूशन करने पर ध्यान से सुनिएगा, डाइल्यूशन करने पर दोनों की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, किंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी लेस इंक्रीज देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं इसका रीजन आगे बताऊंगा। तो कंडक्टिविटी increases with increase dilution। मैं इसको थर्ड करके लिख देता हूं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स conductivity less increase than weak electrolytes on dilution। डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी लेस इंक्रीज होती है कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। क्लियर? इसका रीजन क्या हो सकता है, सोचिए, आप लोग सोचिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मैं कह रहा हूं कि क्या हो जाएगी, उसकी भी इंक्रीज होगी, वीक की भी इंक्रीज होगी, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट से कम इंक्रीज होगी। क्यों? चलिए सोच लिया आप लोगों ने, नहीं सोचा? आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हो, है ना। मैं बता रहा हूं क्या होता है कि जैसे अपन डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस के बीच में आयनाइजेशन ज़्यादा, यूँ समझिए आयनाइजेशन ज़्यादा होता जाता है। आयनाइजेशन ज़्यादा होने के कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अब सपोज मैंने ये पानी लिया है, मैंने पानी 50 ml ले लिया और यहां पर
में पानी मैंने 50 ml यहां पर ही ले लिया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, H2SO4 के 10 डाल दी ड्रॉप्स, बात समझ ना, 10 ड्रॉप्स। और इसमें भी मैंने 10 ड्रॉप्स डाल दी, 10 ड्रॉप्स किसकी, एसिटिक एसिड की, CH3OOH की। इसमें 50 ml में जैसे H2SO4 डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, चाहे कितना भी आप सॉल्वेंट क्यों ना लो, पर ये पूरा नहीं टूटेगा। इसमें कुछ ऐसे भी आयंस होंगे जो पेयर के रूप में ही रहेंगे, नहीं टूटेंगे। इसलिए इसकी कंडक्टिव, आप डाइल्यूशन और पानी बढ़ा दिया, आपने 50 किया तो इसकी कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, पर इसके कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इसके आयंस और टूटते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। इसमें आयंस नहीं बढ़ेगी क्योंकि सारे के तो आयन टूट गए, अब क्या बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर फिर ये इंक्रीज क्यों हो रही है कंडक्टिविटी? इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि कंडक्टिविटी मैंने पहले इस क्लास चालू करने से पहले इस क्लास को मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर, जिसमें एक तो साइज बताई थी मैंने आपको, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बताया था, और तीसरा मूवेबिलिटी बताई थी। अगर आप इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और वो आयंस की जो मूवेबिलिटी है इंक्रीज हो जाएगी। मूवेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण इनकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। परंतु मैंने आपको क्या बताया कि इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। तो इंक्रीज तो यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी होता है, किंतु यहाँ बीच में ज्यादा होता है, इंक्रीमेंट ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये 3 फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने 1 2 3 एक्सप्लेन किए। अब जो है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की जाए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब इसके बारे में बात की जा रही है। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, फिर से इसी को थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी, अब थोड़ा इसको सुनते जाइएगा क्योंकि ये सुनने वाली बात है, आपको नॉलेज भी रहेगा, इसका रीजन भी रहेगा। क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट get completely ionized at all concentration। फिर से सुनिए मेरी बात को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट get completely ionized at all concentration, कोई भी कंसंट्रेशन क्यों ना हो, 50 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है उसका। तो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन एट हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन इज नॉट मैटर दैट। परंतु क्या हो जाता है कि अगर आपने डाइल्यूशन किया तो इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरएक्शन डिक्रीज हो जाता है। फिर से सुनिए, क्या हो जाता है कि ऑन डाइल्यूशन इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इंटर आयोनिक इंटर एक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज।
इंटरएक्शन डिक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज एंड मैं देयर फॉर कर देता हूं, देयर फॉर इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो जाएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक इंटरएक्शन कम होने के कारण इनके जो आयंस हैं एक दूसरे के बीच में ऑन डाइल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन आयंस डिक्रीजेस, द डिस्टेंस ऑफ आयंस डिक्रीजेस, तो डिक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। बात यहां पर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लें। कॉम्पिटेंसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे यहाँ से आ सकते हैं। इसके थ्योरेटिकल पार्ट का आगे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को देखिए, मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली रूप से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं पहले दो बातें करने जा रहा हूं, एक तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये कंडक्टिविटी है, सपोज ये एक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, इसमें मैंने 100 ml वाटर ले लिया है और यहां पर मुझे मोलर कंडक्टिविटी बताना है। और मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि दो इलेक्ट्रोड हो और दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया क्रॉस सेक्शन ए हो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए यानी कि यूनिट हो, 1 यूनिट हो, 1। तो इनके बीच में जितने भी मोल्स पाए जाएंगे, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाएगी। क्लियर? उनकी कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाएगी। यहां पर तो ये V वॉल्यूम दिया गया है, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाएगी। क्लियर? अब क्या है कि यहां पर पहले एक बात बता दूं, मैं यहां डाइल्यूशन करता जाऊंगा। सपोज मैंने इस 100 ml में 50 ml मैंने H2SO4 डाल दिया और मैंने इसके 2 राडें लगा दी और वोल्टामीटर लगा के मैंने या एम्पियर लगा के मैंने देखा कि कितना करंट आ रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये 1.1 मान लेते हैं, एज्यूमिंग कर रहे हैं, वोल्ट करंट दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पानी बढ़ा रहा हूं और भैया मैंने इसमें 250 ml कर दिया, तो ये डाइल्यूशन हो गया।
नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम कम हो गए, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी और कम हो जाएगी, आयन कम आएंगे। क्लियर? किंतु यहां पर उल्टा होगा, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पर ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया डाइल्यूशन कर देंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, पर यहां पर जैसे डाइल्यूशन किया तो उतने इतने एरिया में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर अपन को ज्यादा मिलेंगे, मोबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाएगी, और क्योंकि फिक्स एरिया उतने एरिया में, अब इतने एरिया में जितना पानी ले सकोगे उससे ज्यादा लोगे ही नहीं, तो आप इसको पानी को बढ़ाते जाओगे, एक कंडीशन इसका क्या होता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। पहले सपोज कंडक्टिविटी 0.5 थी, फिर 0. फिर 1 हो गई, और फिर 1.1 हो गई, फिर 1.2 हो गई, फिर 1.3 हो गई, फिर 1.3. मतलब इसके बाद एक सर्टेन डाइल्यूशन करने के बाद मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब है कि उस समय जब आपने इतना पानी डाल दिया है इसमें कि कंडक्टिविटी मतलब उनकी कंसंट्रेशन ही 0 हो गई, तो उस समय जो एक भी मोल बचेगा, उस एक मोल का कंडक्टिविटी, देखो मेरी बात सुनो, आपने 5 लोगों को बोला कि ये स्टोन को उठाओ, वो 5 लोग स्टोन को उठा लिया फटाफट, आपने एक एक को कम करते गए, अब देखें 3 मिलके उठा पा रहे हैं या नहीं, तो हर एक सिंगल को जब बोलोगे ना कि पत्थर उठाओ, उस बेचारे अकेले को एफर्ट करना पड़ेगा, और वैसे 5 में चल किसको पता चल रहा है मैं फोर्स लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आ रही बात समझे? 5 लोग थे और 5 एफर्ट्स कर रहे थे, पर उसमें से एक नहीं कर रहा होगा, किसको पता चल रहा है या नहीं, पर एक सिंगल जो एफर्ट कर, हमें हर एक का एफर्टनेस देखना है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यह है। तो जो यहां पर एक भी मोल बचेगा, डाइल्यूशन करते गए तो हिस्से में जो एक भी मोल बचेगा, 5 मोल मिलकर, यूं समझ लो कि 5 मोल, एज्यूमिंग कर रहे हैं अपन, यहां लिख देता हूं कि अगर 5 मोल मिलकर अगर 10 वोल्ट बना रहे हैं और हम डाइल्यूशन करते गए तो 1 यूनिट लेंथ के बीच में अगर एक भी मोल बचता है तो सपोज वह मोल जो है ना 2.5 वोल्ट का करंट पैदा करता है। कहने का मतलब यह है कि अब वो एक मोल बचा है, एक से भी क्या कम करोगे, एक से भी कम क्या करोगे, और अगर एक भी निकल जाएगा तो काय का भैया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हुआ, एक तो बचना चाहिए ना। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर अगर एक भी रह जाता है तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। एट 0 कंसंट्रेशन या एट इनफिनाइट कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी of solution become constant. This value is known as limiting molar conductivity. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मैं ऊपर इस डेफिनेशन को लिख दूं तो ज्यादा अच्छा। क्या आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी? 8 0 concentration molar conductance
molar at zero concentration, the molar conductivity, the molar conductivity of electrolyte solution become constant. This value of molar conductivity is known as limiting conductivity, limiting molar conductivity, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट कर लें, तो मैं रब कर रहा हूं इसको। क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी बाय हकेल एंड आनसेगर। इन्होंने क्या किया था, हालांकि इसकी थ्योरी इक्वेशन भी आ सकती है, क्या आएगी, डी बाई, ठीक है ना। तो डी बाई हकेल इक्वेशन, तब आपको क्या बताना है। डी बाई हकेल इक्वेशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका, एक शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। उसने जो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसका कंप्लीटली आयनाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा होगा तो वह आयंस को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को दूर दूर लेकर भाग जाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी में भी डिसोल्व किया जाए उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, परंतु डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अपोजिट आयंस को दूर दूर ले जाएगा और वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को उसमें डिसोल्व कर दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो कंडक्टिविटी को कम बताएगा। सेम इलेक्ट्रोलाइट जैसे H2SO4 दिया तो वाटर में अलग बताएगा, अल्कोहल में अलग बताएगा, या किसी और में अलग बताएगा जिससे वो रिएक्ट नहीं कर रहा हो। इसको रिलेशनशिप को बताया था इन तीन साइंटिस्टों ने, किसने, डी बाई और हकेल, आनसेगर ने। हमारे पास इतना नहीं है एनसीईआरटी में, सिंपली दिया हुआ है तो मैं उसको सिंपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डी बाई हकेल एंड आनसेगर ड्राइव अ इक्वेशन, किसके लिए, बिटवीन, ड्राइव अ रिलेशन होना चाहिए इक्वेशन के बजाय, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस इक्वेशन गिवन, पहले लिख देता हूं, डी बाय फिर give the relation between molar conductivity and limiting molar
इसके बीच में इन्होंने रिलेशनशिप दिया, कंडक्टिविटी करना चाहिए ना, बिटवीन कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। गिवन इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी थी, देखिए आप, लैम्डा एम माइनस लैम्डा इनफिनाइट, कंसंट्रेशन तो रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इजिकल्स टू माइनस बी रूट सी, ठीक है ना, माइनस बी रूट सी। अब यहां पर एम क्या है, एम मोलर कंडक्टिविटी, डेल्टा एम, तो लैम्डा एम मोलर, या सही है मोलर ही कर दो, मोलर कंडक्टेंस कर देता हूं, और कंडक्टिविटी ऑन इनफिनाइट डायल्यूशन। डी कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है ये, अ कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी, डी कांस्टेंट B equal constant which depend upon viscosity and dielectric constant, dielectric constant of the solvent, ये मैं बता चुका आपको, है ना। और C क्या है, C कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जब ये किसने डी बाय हकेल इक्वेशन के नाम से ये इक्वेशन जानी जाती है, ठीक है ना। अब इसमें जब लैम्डा एम इक्वल्स टू इनफिनाइट हो जाता है, तो इस तब कंसंट्रेशन सी हो जाती है, या यूं कहें कि जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, सी है ना, वेन लिख देता हूं, दोनों लिख देता हूं, वेन कंसंट्रेशन सी बिकम जीरो, देन लैम्डा एम इक्वल्स टू इनफिनाइट, ये हो जाती है। तो इस तरीके से हमने डी बाय हकेल एंड आन सेगर इक्वेशन को देखा। आज के लिए इतना, आगे का लेक्चर आप देखिएगा, ये 3.4.3 तक था, अब 3.5 वाला पोर्शन अपन चालू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।